बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट और उससे जुड़े मामलात इन दिनों भूंचाल का शिकार हैं। परसों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें अलग की थी। कल चेयरमैन मैनेज कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया। इससे कबल चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने पाकिस्तान के मैचेस के दौरान ही इस्तीफा दे दिया था। और आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़ी खबर है आपकी, कप्तान बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुश्किल फैसला था, लेकिन इस फैसले में बेहतरी है। बतौर खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी जारी रखूंगा, नए कप्तान की हर तरह से सपोर्ट करता रहूंगा। नाज़रीन, याद दहानी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट में तनाज़ात का आगाज़ वर्ल्ड कप से काफ़ी अरसा पहले से ही आगाज़ हुआ था, जब चेयरमैन पीसीबी को एक के बाद दीगर तब्दील किया गया था। रमीज़ राजा को हटाकर नजम सेठी को लाया गया। फिर उनके बाद ज़का अशरफ की क़यादत में क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, जिसे पिछले दिनों तौसी भी दी गई थी। अभी इत्तेहादी हुकूमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी इस हवाले से तनाज़ात रहे। पाकिस्तान क्रिकेट को सियासी मुदाखलत ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। अब ये जो क्रिकेट में भौंचाल है, इसका क्या हल है और पीसीबी को मुंतखब और बाइख्तियार चेयरमैन की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़े तनाज़ात के हवाले से आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। आज पैनल में मौजूद हैं अयाज खान साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब होंगे, यूसुफ अंजुम नुमाइंदा है एक्सप्रेस न्यूज़ स्पोर्ट्स की बीट करते हैं खुसूसी तौर पर, आमिर सुहेल साहब आज के हमारे पैनल का हिस्सा है। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। यूसुफ अंजुम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपसे आगाज़ कर लूँ क्योंकि अभी की जो यूसुफ साहब बड़ी अहम और बड़ी खबर है वो बाबर आजम के हवाले से तीनों फॉर्मेट से उन्होंने माजरत कर ली है। आपके ख्याल में क्या इस मौके पर उनका स्टांस था और उससे पहले जो ज़का अशरफ से उनकी मुलाकात हुई, क्या उस मुलाकात में, क्योंकि खबरें तो ये थी बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है और उनको एक फॉर्मेट की ऑफ़र की गई, अब क्या उस मुलाकात में ये तय हो गया था कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट छोड़ देंगे कप्तानी? बिल्कुल, आज जो मुलाकात हुई उसमें खासी गर्मा गर्म वो मुलाकात थी। पहले बाबर आजम को 1 बजे का टाइम दिया गया था, बाद में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी और जो ज़का अशरफ है उन्होंने जो मिकी आर्थर और दूसरे कोचेज़ इनके साथ मुलाकात रख ली थी, जिस पर बाद में हंगामी तौर पर बाबर आजम को दोबारा 3:15 बजे के करीब वहाँ पर बुलाया गया। पहले ये मुलाकात नेशनल क्रिकेट अकेडमी में तय थी, लेकिन वहाँ से मुलाकात नहीं हो पाई तो बाबर आजम और ज़का अशरफ दोबारा पीसीबी हेडक्वार्टर आ गए थे। इसमें ज़का अशरफ ने वाज़ेह तौर पर बाबर आजम को यह पैगाम दिया कि क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी नहीं रही तो हम नए कप्तान लाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आप टेस्ट टीम की कप्तानी महदूद कर लें, उस वक्त तक रहें और साथ अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें, जबकि वाइट बॉल के लिए हम नया कप्तान लाना चाहते हैं। वहाँ पर बाबर आजम ने उनसे अपनी ये भी शेयर किया कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का मेयार क्यों गिरा, क्या वजूहत थी। ख़ास तौर पर फील्डिंग का उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही, बॉलिंग भी हम तवक्कुआत के मुताबिक नहीं कर सके। जब फिर दोबारा उनसे कप्तानी के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं फौरी तौर पर जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे कुछ वक्त दें, अपने में भाई बहन वालों अपने वालिदैन के साथ मशवरे के बाद ही आपको जवाब दूँगा। तो यहाँ से रवानगी के तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पैगाम अपना इस्तीफ़े का ऐलान किया कि वो तीनों तर्ज की कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, वाज़ेह किया कि बतौर एक खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के लिए हमेशा खेलने के लिए तैयार होंगे। तो लग यही रहा कि चूँकि बाबर आजम चाहते थे कि उनको तीनों तर्ज की कप्तानी बरकरार रखी जाए, क्योंकि सिर्फ एक हार से एक वर्ल्ड कप में नाकामी का मतलब ये नहीं कि एक कप्तान जो माजी में पाकिस्तान टीम को फतवा दिलाता रहा है वो उसको बिल्कुल फरामोश करके उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी खिदमात को और उसको बिल्कुल ज़ीरो करके रख दिया जाए। बाबर आजम को ज़का अशरफ की जानिब से जो ट्वीट्स वगैरह किए गए थे, जो व्हाट्सअप मैसेज थे, उनका मीडिया में लीक होने पर भी खासे वो उनको एतराज़ात थे कि आपको उस एक चीज़ मैंने आपसे शेयर की तो आपने उसको मीडिया तक क्यों पहुंचाया। तो ऐसे मामला थे जिसमें बाबर आजम ने मुनासिब यही समझा कि वो तीनों तर्ज की कप्तानी से ख़ुद को अलग कर लें और बतौर खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करे। इस तरह की मिसालें हमारे पास पहले से मौजूद हैं कि इंडिया में पहले सचिन तेंदुलकर जो इतने बड़े बैट्समैन हैं, उनको जब कप्तान बनाया गया तो वो अच्छे कारगर साबित नहीं हुए थे, कामयाब कप्तान नहीं बन पाए थे, जिस पर उन्होंने ख़ुद ही कप्तानी से
अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। बाद में विराट कोहली के साथ भी हमने यही मामला देखे। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस और कप्तानी का इतनी कामयाब तरीन पाकिस्तान के कप्तानों में उनका शुमार होता है। उनकी क़यादत में पाकिस्तान की टीम नंबर 1 भी बनी वर्ल्ड की, और पाकिस्तान की जो T20 की परफॉर्मेंस थी वो भी खासी अच्छी जा रही थी। लेकिन ये मामला थे जो ज़का अशरफ के साथ उनकी वजह से यकीनी तौर पर उनको ये फैसला लेना पड़ा। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी यूसुफ साहब। अभी आमिर सुहेल साहब हमारे साथ ही हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। आमिर साहब, अब किस तरह से देख रहे हैं, आपको कितना बड़ा धचका है? क्योंकि मैनेजमेंट तो बहुत सारे इशूज़ आ रहे थे, वर्ल्ड कप पुअर परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी, हमने ये भी देखा कि PCB में अब एक सियासत होती हुई वाज़े तौर पर नजर आई, और एक के बाद एक जिस तरह से फारिग भी किया गया सिलेक्शन कमेटी को भी, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम। लेकिन अब ये जो बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से उन्होंने अलग होने का कह दिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा टीम पर, और कैसे देख रहे हैं आप बाबर आजम के इस फैसले को? आमिर सुहेल साहब। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अब आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने बिल्कुल ऑनरेबल फैसला किया है, क्योंकि सारे उसके पीछे पड़े हुए थे वर्ल्ड कप से पहले, और जिस तरह उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, आई थिंक ही डिड द राइट थिंग। लेकिन जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो ये टीम गेम है, और टीम गेम जो है वो सिर्फ 11 लोगों तक नहीं होती, ये PCB के जो ओहदेदार हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो अगर बाबर आजम से रिजाइन लिया है तो फिर जो इतनी हेफ्टी सैलरीज के ऊपर लोग क्रिकेट के साथ मुंसलिक है, फिर उनसे भी रिजाइन लें। जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल और दूसरी चीजें देखते हैं, CEO से भी रिजाइन लें कि ये क्या कर रहे थे। और अशरफ साहब ने खुद टीम अप्रूव की भी है ये वाली, ठीक है। फिर उनको भी सोचना चाहिए कि मेरा मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, ऑनरेबल तरीका क्या है। सिर्फ एक बंदे का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, वो अब जो है मेरा ख्याल है उसको खत्म होना चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और कलेक्टिवली ऑनरेबल तरीका जो है उसको इख्तियार करें। अगर बाबर आजम ने लीड किया है तो फिर बाकियों को भी करना हो। तो आपको लगता है ये PCB की जो चेयरमैनशिप की लड़ाई है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर ये कलेक्टिव अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा है, उन्होंने भी लिया है, तो अब ये आगे मैनेजमेंट को भी लेनी चाहिए। तो ये जो इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान, जैसे कि आप कह रहे हैं कि शुरू से आगाज स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर ये चेयरमैनशिप की लड़ाई है। आमिर सुहेल साहब, देखिए, बात यह है कि ये सारा गन स्टार्ट किया था नजम सेठी ने। जब एक इलेक्टेड चेयरमैन था, इन्होंने एक दफा इलेक्टेड चेयरमैन को रिमूव नहीं कराया, इन्होंने पहले भी जब आए थे इलेक्टेड चेयरमैन को रिमूव करवाया। और वर्ल्ड कप इन्होंने 2015 में भी हमने खराब परफॉर्मेंस की, फिर ये 2019 में थे, इस दफा ये फिर रमीज को चेंज करवा के आ गए, और उसके बाद जो मैंडेट था वो पूरा नहीं कर पाए, और फिर ज़का अशरफ साहब बीच में आ गए। फिर इनकी लड़ाई, जब ज़का अशरफ साहब आए तो इन्होंने अदालतों में जाके केसेस कर दिए, रोड़े एक लैंड माइन बिछा के गए ना नए चेयरमैन के साथ। और ये इनकी सिंसियरिटी का लेवल है कि एशिया कप होना था और वर्ल्ड कप होना था, और ये क्रिकेट में गंद डाल के गए, और उसमें जो सिर्फ सारा मलबा इनके ऊपर नहीं, ज़का अशरफ साहब वाज अनएबल टू डील विद इट, और उसकी वजह से जो टीम गई, जो इन्होंने अप्रूव की, जो सारा पाकिस्तान कह रहा था कि ठीक नहीं है, इन्होंने अप्रूव की। तो मेरा ख्याल है कि अब इनको भी सोचना चाहिए कि मेरा क्या कसूर था, सिर्फ टीम का नहीं। सही है, इनको भी फिर जिम्मेदारी बराबर की लेनी चाहिए। तो आमिर सुहेल साहब, अब ये नए कप्तान कौन होंगे? तो शान मसूद की खबरें थी कि मुलाकात होनी है, तो क्या आपको लगता है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका नाम आ सकता है? और मोहम्मद हफीज अब किस नए करैक्टर में सामने आ रहे हैं? देखिए, ये तो मुझे कोई पता नहीं है जी क्या है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद अगर फिर आपने कप्तान चेंज करना है, कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक होगी, तो ये तो फिर म्यूजिकल चेयर फिर पाकिस्तान में चल पड़ेगी। हाँ, यही होगा। अगर आपने फैसला करना है तो सोच समझ के फैसला करना, और ये फैसला करना है कि लॉन्ग टर्म क्या होगा। अब मैं शाहीन शाह अफरीदी का भी सुन रहा हूँ, हाँ, T20 का लेवल नहीं है, उनकी फिटनेस का लेवल नहीं है, और उसके बाद जहाँ पे बात हो रही है कि उनको रेस्ट करा के खेलना है, तो आप ये वाले फैसले करेंगे जो लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, तो आपको जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर झेलने पड़ेंगे। चलिए, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब, ये हो क्या रहा है? और मतलब अब इतनी भी बुरी कप्तानी एज अ कैप्टन अगर देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप को निकालकर इतनी भी बुरी नहीं है कि आप मतलब एक पर ही सारी जिम्मेदारी बना दी जाए। बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा फिर बना दिया गया, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। और अब आप उनके इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? अब आपके ख्याल में अब नया कैप्टन जाहिर है मुंतखब तो होगा, वो क्या नाम हो सकता है और क्या फ़र्क पड़ेगा टीम पर?
देखें दुआ, इस सारे फियास्को के जिम्मेदार मैं समझता हूँ पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं, जो अजीब व गरीब फैसले कर रहे हैं। बाबर आजम के खिलाफ इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट पीसीबी की जानिब से आया कि ये टीम इंजमाम उल हक और बाबर आजम की है, जब टीम हारने लग गई। फिर उसके बाद इन्होंने उसकी व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक करा दी। फिर उसके बाद उन पर दबाव पड़ा कि इसको कप्तानी से हटाया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को एक्सटेंशन दी गई है 3 महीने की, तो आईपीसी ने जो लेटर इशू किया है उसका सेकंड पॉइंट वाज़ेह तौर पर है कि आप डे टू डे अफेयर्स देखेंगे और उसके अलावा इलेक्शन कराएंगे और आप कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम को ये हटा नहीं सकते। मेरे जराए ये बताते हैं कि बाबर आजम पर दबाव डाला गया, उन्हें कहा गया कि जनाब आप टेस्ट की कप्तानी छोड़ दें, आपको वनडे का कप्तान बना देंगे, लेकिन बाबर आजम तैयार नहीं हुए और बाइज्जत अंदाज से वो चले गए। हमारे मुल्क में हीरोज के साथ ऐसे ही सलूक होता है। आप वैसे इंग्लैंड की एग्जाम्पल ले लें कि इंग्लैंड की टीम की कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी, वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन जब वो वापस गए तो क्या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया? क्या वहां कोई कंट्रोवर्सी हुई? बल्कि उन्होंने जॉर्ज बटलर को वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए भी कप्तान अनाउंस कर दिया। तो हमारे यहाँ ये सारी कुछ होता है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की चीजें हो रही है। ये क्या ट्रेंड है? फिर खेलना है तो एज अ टीम, और अगर बुरी परफॉर्मेंस है तो फिर किसी एक को आप नॉमिनेट कर लेते हैं। और जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं, फिर ज़का अशरफ साहब, ज़ाहिर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो वो लेंगे फिर इसकी जिम्मेदारी? क्या वो भी फिर इसी तरह से सामने आएंगे, जी मैं भी पूरा जिम्मेदार हूँ, ले मैं भी छोड़ता हूँ? दुआ, वो तो अपनी नशिश बचाने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को बुला रहे हैं, उनसे मशवरे कर रहे हैं। आज उन्होंने मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न के साथ जो बात की, मुझे पता चला है बड़ी तल्ख कलामी हुई, क्योंकि अगर मिकी आर्थर रिजाइन नहीं करेगा तो इनको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, और बाबर आजम अगर रिजाइन नहीं करता, डट जाता, अगर वो इस्तीफा नहीं देता, ये उसको हटा नहीं सकते थे, क्योंकि आईपीसी मिनिस्ट्री का लेटर है कि आप कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है ज़का अशरफ साहब मामलात को हैंडल करने में बुरी तरीके से नाकाम रहे। बेहतर यह है कि वजीर आजम, निगरां वजीर आजम नोटिस ले, क्योंकि 22 दिसंबर 2022 से अब अगला महीना 1 साल हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वेंटिलेटर पर है, एडहॉक बेसिस पे चल रही है। 6 महीने सेठी साहब ने गुजार दिए, 4 महीने ज़का साहब ने गुजार दिए, मजीद 3 महीने की उन्हें एक्सटेंशन मिल गई। तो आखिर ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक जारी रहेगा? आखिर सारे गेम्स तो हमारे यहाँ खराब हो गए। हॉकी को देख लें, स्क्वाश को देख लें, फुटबॉल को देख लें, तो खराब कर दिया। आपको लगता है निगरान प्राइम मिनिस्टर अगर इंटरफेरेंस करते हैं तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा? एटलीस्ट अब जो हो रही हैं चीजें हैं वो फिर एक ही टाइम पर, एक ही वक्त में सब कुछ फिर सही होना चाहिए ना। जिन लोगों ने जाना है फिर उनको भेज दिया जाए। देखें दुआ, क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है, एक ही तो खेल है जिससे लोग वालेहाना इश्क करते हैं। अगर आप उसका बेड़ा गर्क करेंगे तो वजीर आजम साहब, चाहे वो निगरां वजीर आजम हो चाहे मुंतखब वजीर आजम हो, नोटिस तो ले ना। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन इन चीफ है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। आखिर क्यों नहीं नोटिस ले रहे? ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये हमारे, अच्छा बाबर आजम सपोज फर्ज कीजिए कि वो मना कर देता है जाने से कि मेरी फैमिली रीजन है, फिर क्या कर लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला उलझाया गया, बहुत सारी चीजें आई, और ऑस्ट्रेलिया में हम ऐसा मौजूद है। अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में 28 साल पहले हम कोई टेस्ट मैच जीते थे 1995 में, और आज तक हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। आप किसी नए कप्तान को बुलाकर कुर्बानी का बकरा बनाकर उसे भेजेंगे, कौन वैसे बनेगा? तो क्या उसको कौन बनेगा कुर्बानी का बकरा? आपकी तो बड़ी दुआ इन्होंने शान मसूद को कराची से स्पेशली बुलवाया है, लेकिन अभी मुलाकात तो नहीं हुई। शान मसूद हो गई जो मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि पहले बाबर आजम का मामला तो हल करें। बाबर आजम ने जब रिजाइन कर दिया, जब रास्ते खुले ना इनके लिए, ज़का अशरफ के लिए, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम की जगह शान मसूद को टेस्ट के लिए बना रहे हैं, और शाहीन शाह और T20 और के लिए शाहीन शाह अफरीदी को बना रहे, जो उसके उस शाहीन शाह अफरीदी को व्हाइट बॉल क्रिकेट, वनडे और T20, ये उसके साथ सरासर ज्यादती होगी। और वो अभी तो जिस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी कप्तानी में लाहौर कलंदर्स की टीम 2 मरतबा PSL जीती है, लेकिन इट विल बी टू अर्ली टू एक्चुअली अपॉइंट शाहीन शाह अफरीदी एज पाकिस्तान। तो मिर्जा साहब, हेड कोच की भी खबरें हैं ना, नए हेड कोच आएंगे, तो फिर ये तो सारी तब्दीलियां, तो ये कितना टफ होगा टीम के लिए? फिर एक वो खेलना, कप्तान भी नया और फिर सारी मैनेजमेंट नई, तो ये कितना बड़ा फिर आप डिजास्टर देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्रिकेट में? मिर्जा साहब, चलिए मिर्जा साहब, ऑडियो इशू आ गया, मैं आपकी तरफ ये सवाल दोबारा लोगों से पूछें जो क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं। जी,
आप उन लोगों से पूछें दुआ, ये जो लोग क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को किस सम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे ख्याल में नई मैनेजमेंट, जो मेरी इत्तलात है कि मिकी और ग्रांट ब्रैडबर्न को भी कहा गया आप इस्तीफा दे दें, तो उनके प्लान दिमाग बनाकर बैठे हुए ज़का अशरफ साहब कभी मोहम्मद हफीज क्रिकेट कमेटी से रिजाइन कर देते हैं और कभी जाकर उनसे मिल लेते हैं, कभी शाहिद आफरीदी क्रिटिसाइज करते हैं ज़का अशरफ को, फिर वो जाकर उनसे मिल लेते हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ अपनी नशिस्त बचाने के लिए ज़का साहब सारे गिमिक्स कर रहे हैं। इट्स रियली अयाज साहब की तरफ जाते हैं मिर्जा साहब। अयाज साहब, फिर ये मामला सियासत में भी कुर्सी का मामला है, मफादात का चक्कर है, और इसी सियासत ने फिर क्रिकेट को भी तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। आपके ख्याल में फिर बाबर आजम ने ये ग्रेस शो की है, तीनों फॉर्मेट से उन्होंने कहा है जी अल्लाह हाफिज। ये कब होता है पाकिस्तान में, इसकी तो मैं दाद दूंगा बाबर आजम को। बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन शुरू हुई जब नजम सेठी साहब ने पीसीबी संभाला, उसके फौरन बाद एक बड़ी विशेष कैंपेन हुई कि जी बाबर आजम बड़ा नालायक कप्तान है, इसको कप्तानी से हटा दिया जाए। वो एक हमारा बहुत बड़ा वो क्रिकेटर, नो डाउट बॉलर बड़ा था, लेकिन जवारी उससे भी बड़ा साबित हुआ। उसने भी बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई बाबर आजम के खिलाफ और भी चलती रही। अब आप देखें कि वर्ल्ड कप हो रहा है, जारी है, और उसके दौरान आप बातें शुरू कर देते हैं कप्तान को तब्दील करने की। मतलब इससे बड़ा और मतलब कौम से गद्दारी क्या हो सकती है अपने मुल्क से, मुझे ये समझ नहीं आती। ये स्पेशली जो बेशुमार ज्यादातर मैं कहूंगा जो बेरोजगार क्रिकेटर, जो क्रिकेट पर इस वक्त आलूदगी छाई है, स्वग उसकी बात करें तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं आपसे एक और सवाल रखूंगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं निगरान वज़ीर साहब फरमा रहे थे उस पर थोड़ा छोटा सा कमेंट। जी जी श्योर। आज मैं जब ऑफिस आ रहा था तो मैंने LWMC की एक गाड़ी देखी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की। जी जी जी। वो मिनी ट्रक टाइप होता है ना इनका, वो इतना धुआं छोड़ रही थी वो गाड़ी, और इन्होंने आलूदगी खत्म करनी। खैर ये तो हमारा चूंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा है, हम इसमें क्या कर सकते। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ कि कप्तान को हटाने की बातें उस वक्त शुरू हुई जब हमने 2 मैच हार दिए वहां वर्ल्ड कप में। अभी मैचेस पड़े हुए हैं, मतलब आप टीम कमबैक कर सकती है। न्यूजीलैंड ने किया कमबैक, वो मुसलसल 3 मैच हार गई, उसके बावजूद चले आखिरी मैच में उनका बहुत इजी मैच था, कमबैक करके आ गए, ठीक हो गया। अब मसला क्या हुआ, ये जो बात कर रहे हैं ना मिर्जा साहब के जी, वो शाहिनशाह अफरीदी को वाइट बॉल का कप्तान, शाहिद अफरीदी साहब की मुलाकात होती है ज़का अशरफ साहब से, उसके बाद ये कप्तानी का सारा सिलसिला शुरू होता है। और फिर जब एहसास होता है शाहिद अफरीदी को कि अगर कप्तान बना दिया वो ऑस्ट्रेलियन टूर पे, तो वो तो कैरियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। मरहूम नजर मोहम्मद जो मुदस्सर नजर के वालिद होते थे, उन्होंने अपने बेटे को वेस्ट इंडीज के टूर में टीम में शामिल नहीं होने दिया था कि मेरे बेटे का कैरियर शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए। वो उस दौर की वेस्ट इंडीज आपको पता है क्या टीम हुआ करती थी। तो ऑस्ट्रेलिया मुश्किल तरीन, इवन दी ग्रेट विव रिचर्ड्स भी वो कहते होते थे कि ऑस्ट्रेलिया का टूर दुनिया का मुश्किल तरीन टूर होता है, क्योंकि बाउंस से विकेट्स होती हैं, और फिर वो जाहिर है ऑस्ट्रेलियन एक लेवल भी डिफरेंट है उनका क्रिकेट का। ये सारा कुछ करके अब जाहिर है वो बशान मसूद याद आ गए या कुछ और याद आ गया। देखें बात सिंपल होती है, मैं तो कहता हूँ ये जो बहुत ज्यादा बैठे होते हैं ना बेरोजगार क्रिकेटर, इनमें से किसी को कप्तान बना देना चाहिए। वो ऐसे ऐसे सियासत से पाक होंगे, आप यकीन करें, ऐसे ऐसे मशवरे दे रहे होते हैं वो कि वो जो बॉलर है जिसने सारी जिंदगी बैट पकड़ना नहीं आता, वो बैट्समैनों को बता रहा होता है कि भाई बैट इस तरह पकड़ते हैं, ये इस तरह खेलते हैं। मतलब कुछ खुदा का खौफ करो यार, मतलब ये कोई तरीका है? आप मतलब मुसलसल वो उस पर तनकीद करते जा रहे हो। वर्ल्ड कप खत्म होने दो, और बिल्कुल कप्तानी की इस वक्त बात नहीं होनी चाहिए थी, इस वक्त टीम की परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलियन टूर सर पे खड़ा, बिल्कुल वो जो जैसे बताया गया कि जो रमीज राजा को उठाया, सेठी साहब आ गए, ज़का अशरफ साहब आ गए, वो ये टाइम नहीं था इन तब्दीलियों का, लेकिन मजबूरी है, सियासी मजबूरियां हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का एक कैंडिडेट था, वो आ गया, वो दूसरा तो जो आपको लगता है निगरान वजीर आजम को मुदाखलत करनी चाहिए? नहीं, इसमें मुदाखलत करके क्या कर लेंगे वो निगरान वजीर आजम, उनसे तो कुछ भी नहीं होना भाई। ज़का अशरफ की कारकर्दगी पे भी तो उन्हें देखना चाहिए ना। छोड़ दें ये सब बातें ना, ये जो मुदाखलत कर करके हमने चीजों को इस मकाम तक पहुंचाया है। हमें इदारों को इतना खुद मुख्तार और आजाद बनाना पड़ेगा कि वहां फैसले खुद हों,
और प्रोफेशनल्स बैठे हों। ये नहीं कि वो ज़कात अशरफ साहब के चूंकि जरदारी साहब के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इसलिए वो मजबूरी है, सेठी साहब के चूंकि मेरे कायद के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इसलिए वो मजबूरी उनको बनाना है। इस चीज से जब तक आप नहीं निकलेंगे आपका हालत इससे भी बुरी होगी। और ये बात ठीक है, स्क्वाश और हॉकी का आपने बड़ा कर लिया, अब आप क्रिकेट के एक साल से लगे हुए हैं पीछे, तो अब यही अंजाम होना है। और अब आगे जब मैनेजमेंट पूरी की पूरी तब्दील होगी तो आप फिर क्या उम्मीद रखेंगे टीम से? जब अब कैप्टन भी तब्दील तो क्या उम्मीद रखेंगे, वो क्या खेले? लेकिन क्विकली यूसुफ अंजुम साहब, कोई ऐसी खबर जो आप शेयर करना चाहें हमारे नाज़रीन को? आपको क्या लगता है कि आगे क्या बाबर आजम का रोल मजीद बढ़ सकता है? जैसे अभी आप ब्रेक में खबर बता भी रहे थे, अगर आप शेयर करना चाहें तो। देखिए, दुआ एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है, आउट ऑफ डेट। मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ डेट ये चेयरमैन है ज़कात अशरफ, जिन्होंने तमाम मामलात को ख़राब से ख़राब तक करने की पूरी कोशिश की है। मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ज़कात अशरफ को 15 खिलाड़ियों के नाम लिखना नहीं आते। अगर आप उनसे कहेंगे ये कागज़ ले लें और 15 रुपये टीम का यहाँ पर नाम लिख दें तो वो नहीं लिख पाएंगे। इसकी मिसालें मुझे मिली हैं जब ये चेयरमैन पीसीबी के साथ इनकी मुलाकातें होती हैं टीम के अरकान की, तो वो नए नौजवानों को तो बिल्कुल जानती ही नहीं है। तो आप देखेंगे जो आदमी जिसको क्रिकेट की अलफ़बे का पता नहीं है वो शुगर मिल चलाता अब चेयरमैन पीसीबी बन गया, सियासी उसके चक्कर में आके तो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा घर की करना है ना, उनसे चीनी निकालने की कोशिश। तो अब जो सुनने में यही आ रहा है कि शान मसूद को हम टेस्ट कप्तान बना रहे हैं। शान मसूद की परफॉर्मेंस कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही टेस्ट टीम में हमेशा, क्योंकि वो एक बासर बाप के बेटे हैं तो उसी वजह से वो टीम का हिस्सा भी बनते रहे। और अब उनको नया कप्तान बनाकर तजर्बा भी किया जा रहा है। शहीन शाह अफरीदी को T20 के लिए कप्तान बनाया जा रहा है। चीफ सेलेक्टर के तौर पर वहाब रियाज का इंतखाब किया गया है। जूनियर चीफ सेलेक्टर के तौर पर सुहेल तनवीर का उसके नाम पर इत्तेफाक हुआ है। और जबकि यूनुस खान को मैं समझता हूँ कि अब ये मिक्की आर्थर को बाहर बिठाकर यहाँ पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उसको टीम के साथ हेड कोच के तौर पर भिजवाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया डिज़ास्टर है, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अभी हम वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहे हैं, वनडेज़ की, और 4-6 माह के बाद हमारा T20 वर्ल्ड कप है। क्या उसकी हम तैयारी इस तरह करेंगे कि हम इसी तरह अपनी तब्दीलियां करते रहें, पे दर पे कप्तान भी चेंज करते रहें, टीम इंतजामिया भी चेंज करते रहें, तो फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद ही यही सूरत हाल होगी। और चलते चलते थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यही हुआ करेगा ना, अगर टीम किसी वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेलेगी तो फिर जाहिर है कुर्बानी का बकरा। जी चलें, आप समझते हैं कि बाबर आजम दोबारा भी आ सकते हैं? ये यूसुफ अंजुम साहब की। बहरहाल जी, आमिर सुहेल साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, यूसुफ अंजुम साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे हम। अब जो सियासी स्मॉग है उसकी कुछ बात कर लेंगे, और ख़ासतौर पर जो सियासी इंतशार हमें नज़र आ रहा है इंतखाबात से पहले, पीपल्स पार्टी की बेचैनी की क्या वजह है और नून लीग बड़ी मुतमईन है, इसकी क्या वजह है, ये हम सवाल रखेंगे। और हमारा जो रेगुलर पैनल है वो हमारे साथ होगा, आप भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी को अब इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ एक और खदशा भी दरपेश है। आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने यह कहा है कि पाकिस्तान की आवाम इलेक्शन मांग रही है, सिलेक्शन नहीं। जो जमात कह रही है कि क्लीन स्वीप करेंगे, वो बैसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। उन्होंने नवाज शरीफ पर तनकीद की है और ये कहा है कि नवाज शरीफ लंदन का बयानिया लंदन छोड़कर आ गए। आज वो नहीं कहते कि वोट को इज्जत दो या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उन्होंने सवाल किया, क्या चौथी बार भी सिलेक्ट होकर आना चाहते हैं? उन्होंने तनबीह भी की कि आवाम इस बार सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की मुसलसल तनकीद है और उसके जवाब में आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाई हैं, हमने 16 माह इकट्ठे काम किया। रोने धोने और एक दूसरे को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराने से कुछ नहीं होगा, हमें संजीदा सियासत की तरफ जाना होगा। सीनियर नून लीगी रहनुमा हैं साद रफीक साहब, जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि हमें ना छेड़ें तो बेहतर है, आपने सवाल उठाया है तो जवाब भी सुन लें। साद रफीक ने यह कहा कि मेरे ख़ानदान या मैंने कभी मुंह नहीं छुपाया और ना ही किसी की कोई कासल ऐसी की है। नून लीग और पीपल्स पार्टी महाजराई क्या रुख इख्तियार करेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि ये जो इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेचैनी नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर कभी वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, कभी उनकी जो तीरों का रुख है वो नवाज शरीफ की तरफ हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखें तो नून लीग बड़ी मुतमईन है। क्या इनकी बेचैनी और नून लीग का इत्मीनान वजह क्या हो सकती है आमिर साहब आपके ख्याल में? वो मैं अभी देख रहा था, कल से वो मरियम नवाज की भी एक चल रही है ना, BAP के ऊपर, बाप के ऊपर, उन्होंने क्या कहा था। तो साथ ही वो बिलावल की आ गई है कि हमें कराची में शहबाज स्पीड चाहिए, 20 साल से हम नहीं कर सके। उसी का हिस्सा था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे घर भी टैंकर से पानी आता है। तो अब ये पानी दम दम भरते रहे, इनको अब कोई पानी नहीं पिला रहा।
अब वो जो शेख रशीद साहब जहाँ से रांदे दरगाह हुए हैं गेट नंबर 4 से, और वो क्या क्या गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं, फिर कलमा पढ़ के ऑन द रिकॉर्ड करते हैं कुछ, और फिर साथ ही दूसरे सांस में कह देते हैं मैं उनको माफ भी करता हूँ जिन्होंने तशद्दुद किया। अब वो उसके ऊपर बड़ी अच्छी बहस हुई कि सारे लोग मीडिया से कहते हैं आप क्यों नहीं बताते, साथ वो इतने अच्छे से रहे, उन्होंने तशद्दुद कर दिया, वो ये कहते हैं ना। हाँ, दुआ सवाल हो रहा है साफियों से कि आप क्यों नहीं बताते भाई, ये जो सारे चिल्ले काट के आते हैं शुमाली इलाके से होके आते हैं, तो भाई खुद बोलो ना, अपनी तकलीफ बताओ। बहादुरी का तो पता लगे जब तकरीरें करते थे घिराओ जलाओ जला दो, रायविंड के बाहर खड़े होकर भी यही तकरीरें कर रहे थे, इस्लामाबाद पिंडी में भी यही कर रहे थे, और काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके लोगों को जलाने की तरगीब दे रहे थे। शेख साहब ये को पिंडी वाले भूल गए फैजाबाद में क्या करा रहे थे। अब वो कहा ना चीफ जस्टिस ने कि यार सच तो बोल लो, कुछ तो बताओ कि किसके कहने पे अपील की थी, वो कि जिसने अपील वापस ली है कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, सबका जोर किसके ऊपर है? मीडिया पे, कि मीडिया बताए। अब वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेते पीपल्स पार्टी वाले भी। भाई आपको बीएपी के बजिंजो साहब ने खत लिख के कहा कि थैंक यू वेरी मच, हम आपके साथ नहीं आ रहे। कल भी हम बात कर रहे थे, ना आपको इस्तेकाम पार्टी मिली ना आपको पार्लियामेंटेरियन मिले, तो फिर नवाज शरीफ तो बड़े इत्मीनान से चले गए ना। सिंध में उनकी टीम चली गई, सिंध से लोग उनके पास आ गए, बलूचिस्तान में खुद चले गए, उन्हें पंजाब में इत्मीनान मौजूद है, और जिनको मसला है उनको अंदरूनी सिंध में जलसे करने पड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सियासी जमातों का यही काम है। आपको विफाकी जमात बनना है, आपको बड़ा बनना है, तो आप बड़े में देखें ना, कल जब नवाज शरीफ मिल रहे थे तो उनके पुराने सारे तहदी उनके साथ मौजूद थे, नए तहदी मौजूद थे, नए शामिल होने वाले मौजूद थे। हमने 7 नवंबर को ये बात कही थी ना, 28 लोग शामिल हो गए, 30 हुए। कोई चीजें खत्म नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। पंजाब में भी आ रहे हैं सब चीजों के साथ। वो आज अभी एक मेरे पास तस्वीर आई थोड़ी देर पहले सरवर खान की ना, वो जो अभी पीटीआई से इस्तेकाम पाकिस्तान में गए हैं, जी। तो उनके साथ तस्वीर लगी हुई है उमर फारूक की, जो पीएमएलएन के साबिक एमपी हैं टेक्सला से, कि जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीएमएलएन के मुत्तफिक का उम्मीदवार। मैंने उन्हें वो पूछी, कहेंगे भाई ये मुझे भी आपके जरिए पता चली, एक और बंदे ने भेजी ये खबर है। अब आप देखें फेक न्यूज किस तरह जनरेट होनी शुरू हो गई है, कि टिकटें भी बांट रहे हैं कि किसी को अपना नहीं पता कि वो इलेक्शन लड़ेगा भी कि नहीं लड़ेगा, लेकिन उसकी तकसीम कर दी गई है। बहरहाल अच्छा शुगल है, ये जो बोल रहे हैं ना कुंडी साहब, अच्छे से इत्तलात हैं कि जी चौथी दफा ना आए। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि सब अपना अपना इल्जाम लगा रहे हैं। अभी तो नवाज शरीफ ने बोलना नहीं शुरू किया, सिर्फ घूमना शुरू किया है, सियासी तौर पे लोगों से मिलना शुरू किया, और आप देखें चीखें कहां से बुलंद हो रही हैं, और ये आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। चले इम्तियाज गुल साहब, सियासी शुगल तो अपनी जगह, लेकिन जाहिर है हम तो सवाल उठाएंगे जब इनके बयानात इस तरह के आते हैं। कल को तो बड़ी एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे जाते थे पीपल्स पार्टी और नून लीग। चले समझते हैं कि भाई वो एक इत्तेहाद किसी और मकसद के लिए था, लेकिन इम्तियाज गुल साहब अब ये जो इतनी बेचैनी पीपल्स पार्टी में पाई जाती है, और ये जो इत्मीनान हम कह रहे हैं नून लीग में, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पता नहीं नवाज शरीफ साहब को क्या खौफ है कि वो बाप के पास चले गए। इम्तियाज गुल साहब, नहीं खौफ तो कोई नहीं था, मेरा ख्याल है ये वो लोग जो कि हर मौसम में अवेलेबल होते हैं नई हवा के साथ चलने के लिए, तो उन्हीं लोगों के पास ये चले गए हैं। और ये कारोबार शुरू होता है बलूचिस्तान से, हर दफ़ा पहले हुआ करता था कराची से, वो चूँकि अब काफ़ी तकसीम हो चुके हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बलूचिस्तान के लोग से अवेलेबल हो जाते हैं, जो कभी मुस्लिम लीग में हुआ करते थे वो आज पीपल्स पार्टी में हैं, और जो पीपल्स पार्टी वाले थे वो आज मुस्लिम लीग के साथ मिल गए हैं। तो यही पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी तो अब हम सबको पता है तारीख का कि एक दूसरे के हवाले से इनके ख्यालात क्या थे, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। जो बातें इस वक्त हो रही हैं वो तो उनकी तारीख को सामने रखते हुए उसकी बुनियाद पे हो रही हैं। अलबत्ता जो 16 महीने तक ये एक ही नौयत का गाना गाते रहे और उसके बाद मई के वाक़यात हुए तो उसका भी गाना इन्होंने मिल के गाया। उसके बाद जो आईनी तरामीम हुई वो भी इन्होंने माशाल्लाह मिल के की हैं। तो ये लगता पीपल्स पार्टी को गालिबन ये महसूस हो रहा है कि तमाम तर अपने हाथ काले करने की बजाय, मैं कुछ और मुंह नहीं कहूँगा, कि वो उसके बावजूद उनको उनके साथ हाथ हो गया है। अब उसकी वजह से वो चिल्ला रहे हैं। अब कतई नज़र इसके कि काम जो है वो जायज़ हो रहा है या नाजायज़ हो रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि उनको एहसास महरूमी अभी हो रहा है कि उनको चेक आउट कर दिया गया है। चले या साहब, एहसास महरूमी है पीपल्स पार्टी का, तो ये इत्मीनान को आप फिर क्या नाम देंगे नून लीग के?
पहले तो मैं अपने छोटे कायद की बात करूंगा। वो कह रहे हैं अभी तो मैं जवान हूं। अब वो बिलावल को ये नहीं कह रहे कि मेरे बेटों की तरह है, कहते हैं छोटे भाइयों की तरह। क्या बात है यार मेरे छोटे कायद की, मतलब वो मुझे लगता है कोई एक आध शादी करने का और इरादा उनका मुझे बनता हुआ लग रहा है। अच्छा, ये जो हमारी इस वक्त सारी रूलिंग क्लास है ना दुआ, ये इनकी बदकिस्मती ये है कि ये ज़कात अशरफ पे प्रेशर डाल के आप सिलेक्शन कमेटी ख़त्म करा सकते हैं, चीफ सिलेक्टर को आप इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि सिलेक्टर तो तब्दील करा नहीं सकते ये, इसलिए फिर अर्जी किसको डालनी है इन्होंने, सिलेक्टर को ही अर्जी डालते हैं कि खुदा के लिए ये सिलेक्शन में हमारा नाम भी रख लो भाई, ये तुम मतलब ये जी हो इस मुल्क के लिए बड़े मेरिट नहीं होता। एक ज़िमनी सवाल, ये सिलेक्शन की बात की है ना, यही मेरिट है। सिलेक्टर जिस पे हाथ रख देगा, जिसको सिलेक्ट कर लेगा वो मेरिट है। दूसरे को ये सिलेक्टेड कहते रहेंगे, दूसरे को लाडला कहते रहेंगे, खुद इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये लाडले हो जाए, सुपर लाडले हो जाए, सुपर डुपर लाडले हो जाएं, इनको सिर्फ इख्तदार चाहिए होता है। और इनको समझ आ गई कि इख्तदार एक ही रास्ते से मिल सकता है, वो वोट को इज्जत, इसी तरह इनको समझ आती है कि यही वोट को इज्जत दो है और क्या है। ये तो मतलब ऐसे हम वो करते रहे कि नहीं पता नहीं वोट और क्या होता है। वोट को इज्जत उसी वक्त मिलती है जब सिलेक्टर तय कर लेता है कि नहीं आपको सिलेक्ट करना है, फिर वोट ऑटोमेटिकली इज्जतदार हो जाता है और उसमें इज्जत डल जाती है। इसलिए इन्होंने तय कर लिया है कि जो मर्जी हो जाए, हमने सिलेक्टर को मुखातिब करना और डायरेक्ट भी नहीं करते। मजे की बात ये जो आमिर कह रहे हैं ना, कोई नून लीग का नाम लेके कि जी वो नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं दे रही, वो नहीं कर रही। बहरहाल अगर जो भी सिलेक्ट हो जाएगा उसको पेशगी मुबारक दे देते। आपने नहीं मेरा ही नाम लिया है। नहीं वो आप ठीक कह रहे थे ना कि वो बात तो वही है ना, सिलेक्टर का नाम नहीं ले रहे, तो इनको हम पेशगी मुबारक दे देते हैं। जिसको भी सिलेक्टर ने तय कर लिया है कि सिलेक्ट कर लेना है, चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया, बस यही तो हो सकता है। लेकिन ये फैसल साहब सारा जहां चुनेगा तो ये चुनेंगे कि क्या मतलब, मेरी समझ से ये बाहर है बात। वोट की इज्जत तो फिर वोटर के साथ है ना फैसल साहब। बिल्कुल वोटर के साथ। देखिए एक बात यह है कि एक होते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ हालात, एक होती है अखलाकी कदरें। पाकिस्तान की जो सियासत है वो अखलाकी कदरों पे नहीं चलती। यहाँ के ज़मीनी हालात और अखलाकी कदरों में ज़मीन आसमान का ही फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब ने जो रास्ता चुना ना, उस पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, उनके माजी के बयानात, उनका ये सारी ज़िंदगी उनका जो है वो ताक़ुब करेंगे, लेकिन ज़मीनी हालात तो वही है जो उन्होंने रास्ता चुना। इख्तिदार का रास्ता तो वहीं से जाता है। अब ये पीपल्स पार्टी का इशू जो हमने कल बात की थी, जो हसद हो रही है, जलन हो रही है कि हम भी तो निगाहों में बैठे हैं, क्या कहते हैं वो फूल जो गाना है बड़ा मुस्लिम, हम भी पढ़े हैं राहों में, हाँ दिल तोड़ने हम भी पढ़े हैं राहों में, हम पे देखो ना, हाँ हम तो ज्यादा बेहतर अच्छे जो है वो आपके आशिक हो सकते हैं, ज्यादा जो है तो यार इसके आप दर्जनों सैकड़ों गाने बना ले तो आशिकी माशकी ये वाला मामला है, वो नाराजगी पे तो लाखों गाने बन जाएंगे, मसला नहीं तलाश करने पे आएंगे। और आमिर भाई तो हमारे आपको पता है कि गानों के बड़े शौकीन हैं, इनको तो जबानी याद होंगे। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी का जो इशू है ना, अभी आपने जो बात सुनाई कि उनके इतलात के उनके सेक्रेटरी की कि 65% नौजवान जो है वो पाकिस्तान में, तो वही 65% नौजवान तो आपके साथ नहीं है। आप बात करो उन 65% नौजवानों की, अगर आप बात कर रहे हो तो क्या उन 65% नौजवानों को इस इलेक्शन में अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक वोट डालने का हक मिलेगा? क्या उन 65% नौजवानों का जो वोट है उसकी कोई सुनवाई होगी? फिर आप बात करो, इतनी इखलाकी जरूरत भी बात करो। फिर आप ये बात करो कि फिर असल इशू क्या है। आपको असल इशू से शिकायत नहीं है, आपको शिकायत सिर्फ नून लीग से। और वो आमिर साहब की बात सही है कि भाई सिलेक्टर्स का नाम लो ना, किन से शिकायत है? नून लीग पे रखे क्यों बंदूक चला रहे हो? आपने तो 5 साल तक जो है 3.5 साल तक इमरान खान की हुकूमत को जो है वो कंधा दिया। अगर पीपल्स पार्टी उस पर कंधा नहीं देती तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है 3.5 साल चल जाती। सही है जी। उस वक्त तो आप बड़े खुश थे, बड़ा जश्न मनाते थे। फिर आप ही ने इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, फिर नून लीग के साथ सिस्टम किया। अखलाकियात को छोड़े, जमीनी हालात वाकयात पे बात करें तो नून लीग का सही है, बस
उन्होंने इस पर गेट, मसला ये है कि नून लीग ने इस पर गेट 4 पे कब्जा करके चाबी भी अपने साथ ही ले गई है। बोलती हमारी मर्जी से जमीनी हकायक में फिर यही तुमको नून लीग को चाबी दे दे, दूसरे आदमी को तो रास्ता दो। इलियास साहब, अब इलियास साहब को मौका दिया जाए। जी इलियास साहब, आपको लगता है जमीनी हकायक जो फैसल साहब कह रहे हैं वो फिर यही है कि नून लीग चैन की बांसुरी बजाए और बेचैनी पीपल्स पार्टी का मुकद्दर है? इलियास साहब देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त उसको पता है कि उसको अंदरून सिंध के अलावा पीपल्स पार्टी को सिंध के अलावा बाकी जगह कोशिश करके देख ली, लेकिन उनको कुछ नहीं उधर से मिला। तो जब उनको कुछ नहीं मिला तो अब वो सिर्फ यही राग दिलापेंगे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो इस सिलसिले में जो मुस्लिम लीग नून है वो भी चेक कर रही है, अपना सारी पार्टियों को मिला रही है। जाहिर है इसमें अब जो है इसमें देखेंगे तो कि कौन कह रहा है, जी मुस्लिम लीग नून कह रही है कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। भी देखिएगा कुछ अरसे बाद ये भी ये कहेंगे कि जी उनको भी इस तरह के चाहिए, इलेक्शन कमीशन के आगे शोर मचाएंगे। अलबत्ता जो सूरत हाल है वो यही है कि इस दफ़ा सब अपने मसल्स पर खेलेंगे, देखिएगा, क्योंकि इतना शोर डल गया कि अब कोई इनको कांधा देने के लिए नहीं आएगा। ये अपने मसल्स पे खेलेंगे, इनको पता चलेगा कि वोट किस तरह मिलते हैं। ये सूरत हाल है, ये इसको देखना पड़ेगा आने वाले वक्त में, इसको मज़ीद देखिएगा कि पता चलेगा। इसलिए नून लीग लगी हुई कोशिश कि सब जमातों को अपने साथ मिला के चले, ताकि उनको पता है उनका वोट बैंक किसी ना किसी तरह सिंध में भी हो, KP में भी हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में उनको यकीन है कि वो वोटर्स को मुतहरक कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपनी टिकटें भी अभी फाइनल करना शुरू कर दी हैं। तो ये अभी चल के आगे पता चलेगा पीपल्स पार्टी इनको टफ टाइम दे सकेगी। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करती है इस्तेहकाम पार्टी के साथ या किसी और के साथ जनूबी पंजाब में। तो ये अभी सूरत हाल है, अभी प्लेयर्स अभी कार्ड खेलना बाकी हैं पीपल्स पार्टी के। अभी तो सिर्फ बात तकरीर ही हो रही है। नून लीग को टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे, पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि अब टफ टाइम दें नून, जबकि अब मुफाहमत की सियासत देखें इन दोनों में से कौन जीतता है, जरदारी साहब करते हैं या? ठीक है इलियास साहब, आपका पॉइंट आ गया। तो असल खिलाड़ी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी तो खेल रहे हैं ना अल्फाज से। अब देखना पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी होती है, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स कहते भी हैं हो सकता है फिर ये नून लीग के साथ चली जाए। बहरहाल जी, बेचैनी पीपल्स पार्टी की वजह और नून लीग के इत्मीनान की वजह क्या है, एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिया। आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।